हाँ भाई सेकेंड ईयर। आप लोगों के में जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा आज से वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ भाई, आज से जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रजनन। चलिए प्रजनन स्टार्ट कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो क्लास सबसे पहले आज हम बात करेंगे ओबेलिया के बारे में। ठीक है, प्रजनन हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम बात करेंगे ओबेलिया के बारे में। ओबेलिया सभी जानते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि ओबेलिया में पीढ़ी एकांतरण बताएं। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ। पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है जब हमारी कोई डिप्लॉयड चीज, ठीक है, डिप्लॉयड आपका किस में बनता हो, हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता हो, तो वो चीज क्या कहलाती है? पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, कि उसमें डिप्लॉयड होती है कोई चीज द्विगुणित, और द्विगुणित से एक गुणित बनती है जब, ठीक है, तो वो होता है पीढ़ी एकांतरण। लेकिन आप जानते हैं जब हम बात करें ओबेलिया के बारे में, तो ये जो ओबेलिया होता है इसमें बहुत सारे ज़ोइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? इसमें बहुत सारे जीवक पाए जाएंगे। ठीक, जीवक को इंग्लिश में बोलते हैं ज़ोइड्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे ज़ोइड्स पाए जाते हैं। अब ये ज़ोइड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर हम बात करें पोषण के लिए, तो भाई ओबेलिया, जनरली आप लोग जानते हैं कि ओबेलिया जो है वो कैसा होता है? वो कॉलोनी में रहने वाला है, निवही जंतु होता है ना, कॉलोनी में तो रहता है वो, तो कॉलोनी में रहने वाला होता है। तो उसकी कॉलोनी जो है वो पोषण के लिए किस पर आधार रहती है? वो आश्रित रहती है हमेशा पॉलिप पर। किस पर? पॉलिप पर, या फिर से हम बोलते हैं हाइड्रेंथ। ठीक है, क्या बोला जाता है? हाइड्रेंथ। तो ये हमेशा पोषण के लिए पॉलिप पर या फिर हाइड्रेंथ पर ये निर्भर रहती है। जब हम बात करें इसमें असेक्सुअल की, मतलब अलैंगिक के लिए, ठीक है, तो जब ये ओबेलिया में अलैंगिक वो होता है तो ये हमेशा किस पर डिपेंड रहता है? ये अलैंगिक जनन के लिए डिपेंड रहता है ब्लास्टोस्टाइल पर। किस पर? ब्लास्टोस्टाइल पर डिपेंड रहेगा। ये ब्लास्टोस्टाइल पर डिपेंड कब रहेगा? जब ओबेलिया कॉलोनी जो है वो अलैंगिक प्रजनन के पर क्या रहे? निर्भर रहे तब। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें इसके आगे नेक्स्ट, ये लैंगिक जनन के लिए, तो लैंगिक जनन के लिए ये किस पर निर्भर रहती है? ये निर्भर रहते हैं मेड्यूसा पर। किस पर? मेड्यूसा पर। आप लोग जनरली जानते होंगे कि मेड्यूसा जो है वो कैसा होता है भाई? पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म, ये दोनों आप जानते हैं, ये दोनों रूप कैसे होते हैं? जैसे पॉलिप और मेड्यूसा में अंतर तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे। पॉलिप जो होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं, ठीक है, और मेड्यूसा स्वतंत्र जीवी होते हैं। तो आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारे जीवक पाए जाते हैं, ज़ोइड्स पाए जाते हैं, जैसे पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल या मेड्यूसा, है ना। तो ये 3 ज़ोइड्स पाए जाते हैं, जीवक पाए जाते हैं। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो ओबेलिया है वो क्या चीज प्रदर्शित करता है? बहु स्वरूपता। बहुस्वरूपता प्रदर्शित करता है। बहुस्वरूपता से मतलब है कि वो अपने जीवन काल में ये सभी जीवकों को प्रदर्शित करेगा ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये था कि पीढ़ी एकांतरण हमने इसमें क्यों शब्द यूज किया? देखिए क्लास, पीढ़ी एकांतरण यहाँ पर नहीं आएगा पहली बात, लेकिन इसको हम पीढ़ी एकांतरण के अंतर्गत ही पढ़ते हैं क्योंकि इसमें भी ज़ोइड्स जो है वो बदलते हैं,
है ना, क्या बदलते हैं, ज़ोइड्स बदलते हैं। तो इस अवस्था में जब पूरे जीवन काल में एक ही मेड्यूसा, वो पॉलिप भी शो कर जाए ओवेलिया और मेड्यूसा भी शो कर जाए अपनी, ठीक है, मतलब जब ओवेलिया जो है वो अपने पूरे जीवन काल में पॉलिप स्वरूप भी प्रदर्शित करे और मेड्यूसा भी प्रदर्शित करे, तो ऐसी चीजें जो होती हैं, इस टाइप का जो एकांतरण होता है उसे हम बोलते हैं समयकांतरण। क्या बोला जाता है, समयकांतरण, मतलब मेटाजेनेसिस, ठीक है, क्या कहा जाता है, समयकांतरण। देखिए क्लास, एक बार फिर बता देते हैं, आज से नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है आपका, वो है प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो उसमें भी सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओवेलिया के बारे में। तो ओवेलिया जो है वो किसमें आएगा, पीढ़ी एकांतरण में आता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव जनरेशन में आएगा। लेकिन ऑल्टरनेटिव जनरेशन में हम इसे क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें ये क्या स्वरूप करता है प्रदर्शित, बहुस्वरूपता प्रदर्शित करता है, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या चीज शो करता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब इसमें पॉलिप स्वरूप भी दिखाई देता है, ब्लास्टोस्टाइल भी दिखाई देगा और मेड्यूसा रूप भी इसमें दिखाई देता है। अब ये सभी जो है, ये सारी फॉर्म्स जो है वो क्या होती है, किसी ना किसी चीज के लिए निर्भर रहती है ना। ओवेलिया की जो पूरी निवाह होती है वो अपने हर काम के लिए किसी न किसी चीज पर निर्भर रहेगी। जैसे अभी बताया था, पोषण के लिए वो किस पर निर्भर रहती है, पॉलिप रूप पर, या फिर हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेंथ, ठीक है ना, हाइड्रेंथ पर निर्भर रहेगी। अलैंगिक प्रजनन के लिए किस पर निर्भर रहती है, ब्लास्टोस्टाइल पर, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, कोरक स्तंभ। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, कोरक स्तंभ, ठीक है। तो ये कोरक स्तंभ पर निर्भर रहती है, किस वक्त, अलैंगिक प्रजनन के लिए, और लैंगिक प्रजनन के लिए हमेशा मेड्यूसा पर निर्भर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं जीवकों की, तो ये जो अपना ओवेलिया है अपने पूरे जीवन काल में पॉलिप रूप और मेड्यूसा दोनों ही प्रदर्शित करे, तो इस प्रकार का जो एकांतरण होता है उसे हम बोलते हैं समयकांतरण। क्या बोलते हैं उसे हम, समयकांतरण कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात रही नॉर्मल, समझ में आ रहा है ना सभी स्टूडेंट्स को, सेकेंड ईयर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। पॉलिप द्वारा मेड्यूसा का निर्माण, ठीक है। तो चलिए पहले एक डायग्राम देखते हैं क्लास।
हाँ भाई सेकंड ईयर। मैम सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पाइला बता दो, कब बताए? अच्छा एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ चलिए देखिए क्लास, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है प्रजनन। जब हम बात करें प्रजनन की, ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हाइड्रेंथ का है। किसका है ये? जैसे ओवेलिया की, ठीक है, ओवेलिया की कॉलोनी का यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें आपको सभी सारे जोइट्स देखने को मिलेंगे, मतलब सारे जीवक आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे इजीली। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बेस की, ठीक है, इसके आधार को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोराइजा। क्या बोला जाता है? हाइड्रोराइजा के नाम से जानते हैं। इसके आधार को हाइड्रो कहते हैं ना ये, तो हाइड्रेंथ के हम आधार को क्या बोलते हैं? हाइड्रोराइजा के नाम से जानते हैं। हाँ बेटा सब बता दिया जाएगा पिंटू, ठीक है बेटा, सभी के आपके पास वो शेयर कर देंगे हम स्क्रीन शेयर, तो आप लोग समझ जाइएगा, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप चेक कर लीजिएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसके ऊपर की तरफ आप यहाँ देखेंगे तो इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, और ये आवरण जो है वो पारदर्शी आवरण होता है, ठीक है। ये ओवेलिया की कॉलोनी के ऊपर एक पारदर्शी आवरण पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पेरिसार्क। क्या कहा जाता है? पेरिसार्क, ठीक है, पेरिसार्क कहा जाता है। साथ में इस पेरिसार्क के साथ में यहाँ पर कुछ एन्यूलाई पाई जाती है, मतलब कुछ वलय जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिसार्कल एन्यूलाई। क्या कहते हैं? पेरिसार्कल एन्यूलाई कहा जाएगा, ठीक है। वहीं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें पोषण के लिए हम किस पर डिपेंड रहते हैं? इसमें पोषण के लिए हम डिपेंड रहते हैं पॉलिप पे या फिर हाइड्रेंथ पर, है ना। हाइड्रेंथ पे हम डिपेंड रहते हैं। कैसे? इसके ये टेंटिकल्स जो होते हैं ये हमेशा हवा में इस तरह से ऐसे रहते, ऐसे इस तरह हिलते रहते हैं, जिसकी बदौलत क्या होता है, जिसे वो कैच करना है किसी भी अपने पोषक पदार्थ को, जैसे ही पकड़ना चाहता है तो अपने आप इजीली इसको इजीली यहाँ से ये आ जाता है। तो इसीलिए पोषण के लिए ये हमेशा किस पर डिपेंड रहती है इसकी पूरी कॉलोनी? या तो हाइड्रोकेंथ पर, ये तो लिखा है ना हाइड्रेंथ पर, या फिर पॉलिप फॉर्म पर। पॉलिप क्या होता है? जो एक जगह स्थानबद्ध हो। ये भी तो एक स्थान पर ही स्थानबद्ध है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं कर रहा, ये एक ही जगह स्थानबद्ध है, ठीक है। तो ये पोषण के लिए या तो हाइड्रेंथ पर या फिर पॉलिप पर हमेशा क्या रहता है? निर्भर रहेगा। वहीं जब हम बात करें इसमें लैंगिक जनन के लिए, ये किस पर डिपेंड रहता था? लैंगिक जनन के लिए डिपेंड रहते थे ये मेड्यूसा पर, है ना। तो मेड्यूसा का भी जो निर्माण है वो हमेशा कहाँ से होता था? गोनोकोर के उसमें से, मतलब जिसे हम बोलते थे गोनोथीका, ठीक है। तो ये जो गोनोथीका है उसमें से क्या बनते हैं? उसमें से निकलते हैं आपके मेड्यूसा। यहाँ ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलते हैं गोनोथीका, इसे हिंदी में बोला जाता है जनक प्रावार। क्या बोला जाता है? जनक प्रावार। क्यों कहा जाता है जनक प्रावार? क्योंकि इसमें से ये जनक होते हैं, ये जो है पूरा गोनोजियम, ये एक्चुअली एक तरीके से जनक का काम करेंगे, पेरेंट्स का काम करेंगे, क्योंकि इसी में से मेड्यूसा निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं गोनोपोर, ठीक है। क्या बोला जाता है? गोनोपोर कहा जाता है। ये ही एक ओबेलिया है या बहुत सारे हैं? बेटा ये पूरी कॉलोनी होती है सौरभ, ओबेलिया की पूरी कॉलोनी होती है, चिंता न करें, यहाँ सब बताया जाएगा। पहले जो चीज़ बता रहे हैं पहले उस पर फोकस करो, लास्ट में अपने क्वेश्चंस रखना, ठीक है, जिनका जवाब मैं इजीली देख सकती हूँ ना, बार बार मुझे यहाँ आना पड़ रहा है देखने के लिए क्वेश्चन, है ना। देखें तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या बोलते हैं? जनक
प्रावार, और ये जनक प्रावार जो होता है इसमें से क्या होते हैं, ये मेड्यूसा बनते हैं इसमें, ठीक है। ये मेड्यूसा बनते हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, मेड्यूसा बड। क्या कहा जाता है, मेड्यूसा बड, ठीक है। और ये मेड्यूसा बड जो है किसमें से निकलते हैं, गोनोकोर में से। ये यहाँ पर एक छिद्र लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब छिद्र के संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं गोनोकोर के नाम से जानेंगे, जिसमें से होकर मेड्यूसा बाद में बाहर निकलता है, ठीक है। और साथ में आप देखें तो यहाँ पर हाइड्रोराइजा जो है ऊपर की तरफ जब बढ़ता है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकैलस। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकैलस। हाइड्रोकैलस के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा आपको, सीनोसार्क। ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, इसे हम क्या कहते हैं, सीनोसार्क, ठीक है। क्लास एक बार फिर समझिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके ओवेलिया के बारे में। तो ओवेलिया में जो प्रजनन होता है वो किस तरीके से होगा, वो या तो मुकुलन विधि से करेगा। किस विधि से करता है, मुकुलन विधि से। मुकुलन विधि तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। मुकुलन विधि क्या होती है आपकी, अलैंगिक विधि, ठीक है। तो मुकुलन विधि से जब इसमें क्या होता है, मुकुलन विधि से जब इसमें प्रजनन होगा तो इसमें बहुत सारे पॉलिप देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलते हैं, पॉलिप। हमेशा मुकुलन से पॉलिप फॉर्म ही बनती है, इसीलिए हमने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इसमें ये अलैंगिक प्रजनन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, ये हमेशा अलैंगिक प्रजनन के लिए ब्लास्टोस्टाइल पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। इस पर, ब्लास्टोस्टाइल पर। तो ये ब्लास्टोस्टाइल ही है जहां से आपके बडिंग की भी प्रोसेस होगी और साथ में इसमें से मेड्यूसा भी निकलेंगे, ठीक है। तो दोनों ही ज़ोइड्स आपके यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर ये बात कंप्लीट हुई, समझ में आ रहा है, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर समझ में आ रहा है बेटा। देखिए एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं ओवेलिया में। तो ओवेलिया का जो आधार होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोराइजा। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा के ऊपर की तरफ की संरचना क्या कहलाती है, हाइड्रोकैलस कहलाती है। और इस हाइड्रोकैलस या पूरे हाइड्रो आपके ओवेलिया की कॉलोनी के ऊपर एक पारदर्शी आवरण पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पेरिसार्क। क्या कहा जाता है, पेरिसार्क। अब ये पेरिसार्क के साथ साथ इसमें हर एक ब्रांच पर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कुछ वलय के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, पेरिसार्कल एन्यूलाई। क्या कहते हैं, पेरिसार्कल एन्यूलाई। अब ये पूरी कॉलोनी जो है, यहाँ से भाई कॉलोनी तो निकल रही है ना, यहाँ से निकलेगी आगे। तो ओवेलिया की कॉलोनी जो है वो पोषण के लिए किस पर डिपेंड रहती है, या तो पॉलिप पर डिपेंड रहेगी या फिर आपके इस हाइड्रेंथ पर डिपेंड रहती है। क्योंकि हाइड्रेंथ में क्या निकले हैं, ये आपके टेंटिकल्स निकले हुए हैं। टेंटिकल्स की मदद से ये अपने किसी भी पोषक को, मतलब जो भी इसका पोषक पदार्थ है उसको इजीली ये पकड़ लेती है टेंटिकल्स की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पर इसके क्या पाया जाता है, जनक प्रावार पाए जाते हैं। जनक प्रावार मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गोनोथीका। क्या बोला जाता है, गोनोथीका। ये गोनोथीका क्या काम करते हैं, इस गोनोथीका में एक्चुअली हमेशा दो परत पाई जाएगी, दो लेयर, एक्टोप्लाज्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म में क्या डिफरेंस रहता है, इन दोनों के ही बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिंग कोशिकाएं। ये लिंग कोशिकाएं जो होती है क्या काम करती है, मेड्यूसा बनाने का काम करेंगी, ठीक है ना। क्या काम करती है ये, हमेशा लिंग कोशिकाएं मेड्यूसा बनाने का काम करेंगी। तो ब्लास्टोस्टाइल में जो गोनोथीका है वो हमेशा गोनोकोर की मदद से, गोनोकोर में से होता हुआ आपका मेड्यूसा जो है वो बाहर निकल जाएंगे। अभी सिर्फ आप ये स्ट्रक्चर समझिए, प्रजनन तो अभी थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा, ठीक है। वहीं इसमें आप दूसरी ब्रांच में देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोथीका दिखाया गया है। ये हाइड्रोथीका में क्या प्रेजेंट है, ये दिस इज द टेंटिकल्स, स्पर्शक जिन्हें आप बोलते हैं, ठीक। सेकेंड ईयर
क्लियर हो रहा है ना बेटा? चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सॉरी, अच्छा, सेकेंड ईयर आप लोग रिजॉइन करें प्लीज।